हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हो। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फैराडे लॉज, बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स। आज और आगे बढ़ते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स के लेवल बढ़ाते हैं। देखिए, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। आपको याद होगा फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है। फ्लक्स चेंज हो सकता है BA cos थीटा। अगर फील्ड चेंज हो, एरिया चेंज हो या एंगल चेंज हो। एंगल किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर के बीच में। याद आ रहा है? इसको अभी पढ़ेंगे। तो अभी एरिया चेंज करते हैं, फील्ड भी चेंज किया था हमने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सपोज करो हमारे पास एक रिंग है, इनिशियल रेडियस R है। रेडियस ऑफ रिंग इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, रेडियस लगातार बढ़ती जा रही है। फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन रिंग और कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट इफ रेजिस्टेंस इज R। अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस R है, क्योंकि कैपिटल R तो हमने रेडियस ले ली इसकी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें? देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें हम लोग क्या करें? सबसे पहले हमें पता है इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E = d∅dt होता है। ठीक है, -d/dt फाई क्या होता है? BA cos थीटा होता है ना। एंगल क्या है यहाँ पे? 0। क्यों? एरिया वेक्टर या तो इनवर्ड या आउटवर्ड पता है आप लोगों को, और नॉर्मल वेक्टर एरिया का नॉर्मल। ठीक है ना। हम मैग्नीट्यूड लेके चलें। हम क्या लेके चलें बेटा? इसका मैग्नीट्यूड। तो सब प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? BA। अब d/dt ऑफ B एरिया क्या होता है? πr²। क्लियर बात समझ में आ गई? हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं यहाँ पे। E = B आउटसाइड पाई आउटसाइड d/dt ऑफ r²। क्लियर है? तो B पाई r² का क्या होगा? 2r पता है, और ये हो जाएगा dr/dt। क्लियर? तो इंड्यूस EMF क्या हो गया? 2πBr dr/dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इफ R रेजिस्टेंस, जो हमने अभी लिखा था, अगर R रेजिस्टेंस है तो करंट क्या हो जाएगा? E/R। तो 2πBr dr/dt /R। ये जनरल इक्वेशन आ गई। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए वैल्यू का, वैल्यू पुट कर दो, इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। जस्ट यहाँ ध्यान रखना कि एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ पे एरिया चेंजेज, एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज होता है, तो एरिया का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग करंट निकाल सकते हैं। अब बात आती है करंट की डायरेक्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेंज लॉ, वहाँ देखेंगे हम। ठीक है, फिलहाल हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज ना हो कि E -d∅dt लें या प्लस का लें। अब मैग्नीट्यूड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स में वो अपने आप प्लस हो जाता है, कोई इशू नहीं है, उसका टेंशन नहीं लेनी है उसकी। ठीक है, रोटेशन ऑफ कॉइल, एरिया चेंज हुआ था मतलब थीटा चेंजेज। थीटा अगर चेंज होता है तो क्या होगा? देखो, क्वेश्चन लें, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है। एक कॉइल मैंने ऐसे ले ली, रेडियस R, और ये यहाँ पे ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। क्लियर? ओमेगा वेलोसिटी से यहाँ पे रोटेट कर रही है ऐसे। क्लियर है ना? फाइंड इंड्यूस्ड EMF एंड करंट। क्या होगा जरा सोचो। सबसे पहली बात जो होती है वो थीटा किस के बीच में होता है? थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड B
एंड एरिया वेक्टर। तो अगर ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो क्या थीटा चेंज होगा? नहीं, थीटा कांस्टेंट है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड जैसे वैसे और एरिया वेक्टर भी वैसे ही है, सिर्फ एक जगह पे एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो थीटा चेंज नहीं हो रहा। और थीटा चेंज नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, ऑल आर कांस्टेंट। ना ये चेंज हो रहा, ना ये चेंज हो रहा, ना ये चेंज हो रहा, फ्लक्स कांस्टेंट। और ई क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो समझ में आ गई बात। इंड्यूस ईएमएफ जीरो है तो करंट क्या हो जाएगा? ई बाई आर, वो भी क्या हो गया? जीरो। ठीक है ना। आर मान लिया हमने इसका रेजिस्टेंस। क्लियर? तो इस टाइप के सवाल बेसिक कंसेप्ट के सवाल हैं जो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसका सोल्व करने में 5 मिनट खराब करोगे और आंसर तो जीरो है इसका। समझ गए बेटा मेरी बात? ठीक है। और देखिए, सपोज करो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से इनवर्ट, मैंने ये इस टाइप से कॉइल ली और ये ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है। तो इनिशियली आप देख पा रहे हैं थीटा जीरो। If coil rotates by 60 degree, find induced EMF, find current मतलब induced current if resistance is R। इसका रेजिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, सॉरी इसकी रेडियस R मान लो। इतनी बात समझ में आती है। मैग्नेटिक फील्ड B है। ओके, तो अब क्या करें? इनिशियल फ्लक्स। ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करेंगे? इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वन क्या होता है इनिशियल? देखो ऐसे सवाल आ जाए वहाँ पे हम इनिशियल और फाइनल फ्लक्स निकालेंगे। चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ। पीछे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। जहाँ रोटेशन ऑफ कॉइल की बात हो, ध्यान रखना इसका। फाई वन क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो थीटा वन करते हैं इनिशियल। बी का बी एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और इनिशियल क्या है? कॉस जीरो, तो बी पाई आर स्क्वायर। फाई टू क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा टू, तो बी एरिया पाई आर स्क्वायर। थीटा टू कितना है? 60 कॉस 60। बी पाई आर स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है? 1/2। ये आ गया मेरे पास। ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड ले लो, कोई टेंशन नहीं, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं माइनस लेके चलता हूँ तो ये क्या होगा? फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई टी माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये मेरे पास सवाल बन गया। ठीक है। तो कॉइल 60 डिग्री से रोटेट किया, फाइंड इंड्यूस इन दिस। इफ कॉइल रोटेट्स बाय 60 डिग्री इन 0.5 सेकेंड, ऐसे ले लेते हैं, टाइम भी दे रखा है। तो क्या करें? देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, E इक्वल टू इस माइनस को अंदर ले जाओ तो फाई वन प्लस का हो जाएगा। अब इनिशियल फ्लक्स कितना है? बी पाई आर स्क्वायर। फाइनल कितना है? बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई टी। टी कितना था? 0.5। तो ये कितना आ गया? यहाँ देखें तो बी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2 1/2, और 0.5 कितना होता है? 1/2। अरे बोलो 2 से, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ई क्या आ गया? बी पाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। और करंट क्या हो जाएगा? ई बाई आर, आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। क्या मेरे ख्याल से कोई परेशानी आप लोगों को? नहीं, कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कुछ एंगल से दे रखा हो, भाई पहले इतना एंगल था बाद में इतना हो गया, तो इनिशियल फाइनल फ्लक्स निकालो, सॉल्व करो। ओवरऑल कहने का मतलब है ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे हम यहाँ पे। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बन जाएगा, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ट्राई योर सेल्फ।
इफ θ1 0 है और θ2 फाइनली 180 हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस मान लेते हैं 10 ओम है और रेडियस मान लो 1 मीटर है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁻² टेस्ला, क्लियर। एंगल दे दिया, ये दे दिया, फील्ड दे दिया, सॉल्व। अपने आप करो, सेम सवाल है, एंगल चेंज कर दिया मैंने, कुछ वैल्यू पुट कर दी, ओके ठीक है। कर लेंगे भाई ऐसे सवाल, ओके। और देखो क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, इसके अंदर ये कॉइल ले ली हमने, ठीक। कॉइल यहाँ पे ऐसे घूम रही है ओमेगा से, रेडियस क्या मान ले इसकी r, रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं r ऑफ कॉइल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस करंट इन टर्म्स ऑफ टी, टाइम की टर्म में बताओ। तो आपको पता है ओमेगा क्या होता है, dθ/dt पता है, इसको मैं θ/t लिख दूं तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ऐसा यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब मेरे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, BA cos ओमेगा टी। तो टाइम की टर्म में तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि इंड्यूस EMF क्या होता है, d∅/dt और वहाँ टाइम की टर्म में आना चाहिए, ठीक है। नाउ E = d∅/dt, फिर वही कन्फ्यूजन आएगा माइनस प्लस का, तो जहाँ आपको डाउट लगे मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। तो क्या होगा, BA d/dt, BA कॉमन, cos ओमेगा टी, बोलो, ठीक है। आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं, ये प्लस माइनस के जहाँ आए आप चेंज कर दो। कैसे, देखो E = BA, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब ये माइनस आ गया, हमें तो माइनस नहीं चाहिए, तो ये जो लिया था इसको हटाओ और माइनस का रखो, अपने आप प्लस हो जाएगा, टेंशन नहीं है कुछ भी, अपने को प्लस का आंसर चाहिए। तो E = BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, हाँ या ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके भाई, इतना समझ में आ गया। इंड्यूस EMF क्या होता है, d∅/dt, फाई क्या था, BA cos थीटा, ये आ गया। अब इंड्यूस EMF क्या हो गया, BA, एरिया क्या है भाई, रेडियस दे रखी है, तो अगर दे रखी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, πr² ओमेगा साइन ओमेगा टी। करंट क्या हो जाएगा, E/r, तो B πr² ओमेगा / r साइन ओमेगा टी, क्लियर। इतनी बात समझ में आ जाती है। अब अगर देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान से हम देखें तो B कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो क्या मैं इसको I = I0 या Imax साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ, और Imax क्या है, B πr² ओमेगा/r, R रेजिस्टेंस, ये रेडियस। और ये आपको पता है, आगे जाके पढ़ेंगे ऐसे में, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो करंट और टाइम के बीच में ग्राफ, साइन कर्व है, साइन कर्व है, तो ऐसे आता है, क्लियर। और ये I0 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है। मेरी बात समझ में आ गई। तो रोटेशन ऑफ कॉइल के सवाल इस टाइप से आ जाए, दिस इज जर्नल रिजल्ट, और इसको ट्रिक बोल देते हैं याद करने के लिए। इसको याद कर लो, BA ओमेगा/r, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। और देखो, अगर मान लो इस टाइप से हम इस बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं, तो फील्ड कैसे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इंड्यूस EMF चाहिए, ठीक है ना। अब ये कॉइल ऐसे है, ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से, क्लियर, ओके। ये कॉइल ऐसे घूम रही है ओमेगा से, और कोई आपसे पूछे फाइंड इंड्यूस्ड EMF
फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, फाइंड चार्ज फ्लोन, फाइंड चार्ज फ्लोन व्हेन इट रोटेट्स फॉर θ0 to θ180। अब क्या करें, तो चार्ज फ्लोन के सवाल आ जाएं तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। कैसे क्या होता है पहले हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फिर इसको देखेंगे, ठीक है। आई थिंक बड़ी आसानी से हो जाना चाहिए। देखो, सिंस E इक्वल टू हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज फ्लोन निकालना चाहते हैं। E इक्वल टू माइनस d∅dt, ये होता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ, और E इक्वल टू माइनस ∆∅ अगर लें तो ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो, जनरली अपना ये यूज होगा, फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। E जो होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्चुअली E क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर। अरे बोलो, V इक्वल टू आई आर, तो आई आर लिख दूं, R रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये क्या हो गया, ∆∅/∆t। I क्या होता है, I होता है dq/dt, यहाँ पे लिख लें ∆q/∆t। R को नीचे ले आओ, ∆t कैंसिल, ∆q हो गया ∆∅/R। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया जो कि आपको याद रखना है, ∆q इक्वल टू ∆∅/R। दिस इज चार्ज फ्लोन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, क्या चार्ज फ्लोन टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं, टाइम तो आया ही नहीं। तो चार्ज फ्लोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, जो चार्ज फ्लो करना है वो करेगा, ओके। कितने टाइम में कितना, हर टाइम के लिए वो सेम। बात समझ में आ रही है, ओके। देखते हैं कैसे क्या होता है, वो सारी बातें, फॉर्मूला मेरे सामने आ गया। देखो भाई, सवाल था हमारा रेडियस क्या, सॉरी आर क्या था, रेजिस्टेंस, फाइंड चार्ज फ्लोन इफ कोइल रोटेट्स टू 180 डिग्री फ्रॉम θ इक्वल टू 0, ऐसे मान लें। तो इस केस में क्या करना है, इनिशियल फ्लक्स θ0 था, BA cos 0, फाइनल फ्लक्स क्या होगा, BA cos 180, cos 180 क्या होता है, -1, हो गया फार्मूला, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स, सुनना ध्यान से, चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कितना चेंज हुआ, तो क्या करें, चेंज इन फ्लक्स अगर निकालना है तो क्या करें भाई, φ1 माइनस φ2 कर लो या φ2 माइनस φ1 कर लो, क्योंकि चार्ज, ये जो फॉर्मूला है अपने पास ∆q∆∅/∆t, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, तो अपने को प्लस का लेके चलना है इसको, ठीक है। तो φ1 माइनस φ2 कर दो, BA माइनस माइनस BA 2BA, इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई चार्ज फ्लोन क्या हो गया, चार्ज फ्लोन हो गया ∆q इक्वल टू ∆∅/R, ∆∅ क्या है, 2BA/R। आंसर, सिंपल सवाल है, आंसर आ गया मेरा। तो कर सकते हैं इस टाइप से, चार्ज फ्लोन वगैरह निकालना आ जाए तो, ओके, सीधी सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। और देखो, अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम
मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, बी किसके बराबर है, मान लो बी नॉट, मान के चलो बी किसके बराबर है बेटा, बी नॉट, ठीक है, और बी नॉट है और इसको मान लेते हैं टी 2t प्लस टी स्क्वेयर, बी इक्वल टू बी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, बात समझ में आ गई, टाइम के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो रहा है। फाइंड चार्ज फ्लोन इन टाइम टी नॉट, ये सवाल आ जाए, क्या करें, देखो इनिशियल फ्लक्स जब टाइम 0 है, इनिशियल फ्लक्स एट टी इक्वल टू 0, तो टाइम 0 है तो सारा 0 हो गया, फाई क्या होता है, बी नॉट, 0 प्लस 0 और एरिया, तो 0 हो गया ना, ठीक है। फाई 2 क्या हो गया, फाइनल फ्लक्स, फाइनल क्या होगा, बी नॉट, टी की जगह टी नॉट कर दें, 2t नॉट प्लस में टी नॉट स्क्वायर एरिया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे पूछा गया है डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स में तो अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, तो कुछ भी ले लो, φ2 माइनस φ1 माइनस कुछ भी, चलो φ1 माइनस φ2 ले लो, तो 0 माइनस बी नॉट 2t नॉट प्लस टी नॉट स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड लेना है तो प्लस का हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करो या इनिशियल माइनस फाइनल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा चार्ज फ्लोन क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा फाई बाई आर, आर क्या माना, इसकी रेडियस, आर रेजिस्टेंस, तो आर अगर रेजिस्टेंस है तो ये हो गया बी नॉट 2t नॉट प्लस टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर, आंसर। बताओ ऐसे सवाल आ जाए, कुछ नहीं करना, चेंज इन फ्लक्स बटे रेजिस्टेंस, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और देखो थोड़ा सा और अच्छा सवाल देखते हैं। सपोज करो आपके पास इस टाइप से एक करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे एक लूप है, इसकी लेंथ है L और ये डिस्टेंस दे रखी है A, क्लियर, ओके। फाइंड इंड्यूस्ड EMF, फाइंड इंड्यूस्ड EMF एंड करंट इन लूप, ठीक है, फाइंड इंड्यूस्ड EMF एंड करंट इन लूप, मेरी बात समझ में आ रही है। चलो पहले इंड्यूस्ड EMF निकालते हैं। इफ रेजिस्टेंस इज R, मान लेते हैं, आगे देखेंगे। क्या ये सिचुएशन समझ में आ रही है, एक करंट कैरिंग वायर दिखाई दे रही है, तो इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगातार चेंज होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R होता है ना। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फील्ड चेंज हो रहा है, पहले मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था या चेंज भी हो रहा था, लेकिन अभी आगे जाते चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम क्या करें, हम करेंगे x पे जाके एक छोटा एलिमेंट ले लिया dx, क्लियर, अरे बोलो, x पे जाके dx हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करें भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x, और कहाँ होगा, इनवर्ड, क्योंकि आपको पता है राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, करंट ऊपर, इधर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जब पाम अंदर की तरफ है तो फील्ड अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पता लग गया, ओके। मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे पता लग जाता है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल फ्लक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं आपसे, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा बेटा यहाँ पे, बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, B, और एरिया की जगह क्या लिया जाए, यहाँ पे एरिया की जगह यहाँ पे क्या लिया जाए, बताओ जरा सबश। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर लूप्स या एक इसको क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, क्या है ये, एक क्यूब,
इधर से भी साइड L, अंदर से भी साइड L, मेरी बात समझ रहे हो ना, अंदर से भी है L। तो इधर से विड्थ कितनी है dx, अंदर से कितनी है L, तो एरिया क्या हो गया L dx। बात समझ में आई, स्क्वायर लूप नहीं है, अंदर भी है, तो अंदर की लेंथ L, ये मोटाई कितनी dx, L dx क्या हो गया एरिया, और dx बहुत छोटा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लेते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो डी फाई क्या आ गया b, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x, और ये क्या है L dx। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स का फॉर्मूला स्मॉल फ्लक्स का आ गया। अरे बोलो, ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, स्मॉल फ्लक्स का। स्मॉल फ्लक्स के बाद अपने को क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स के बाद अपने को क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो पहले टोटल फ्लक्स निकालो, चलो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई L आउटसाइड dx बाई x, बोलो, और इंटीग्रेशन। ठीक है, और टोटल फ्लक्स कहाँ से निकालना है, A से लेके A प्लस L, बोलो A से लेके क्या निकालना है बेटा, A प्लस L। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा अपने पास, म्यू नॉट आई L डिवाइड बाई 2 पाई 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, A से A प्लस L। तो फाई क्या आ गया, म्यू नॉट आई L 2 पाई अपर लिमिट ln A प्लस L डिवाइड बाई A। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बात, मैंने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा होता है तो log A माइनस log B log A बाई B, नहीं तो मैं कर देता हूँ ln A प्लस L माइनस ln A, इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फ्लक्स आ गया मेरे पास, म्यू नॉट आई L 2 पाई ln A प्लस L बाई A। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ को कैसे निकाला जाए, हमारा मकसद है इंड्यूस ईएमएफ निकालना, और हमने स्मॉल फ्लक्स निकाल के टोटल फ्लक्स निकाल लिया। अब सबसे पहली बात, ये फ्लक्स जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि करंट कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, 0। मेरी बात समझ पा रहे हो। इसको अगर मैं साफ कर देता हूँ तो बेटा फाई मेरे पास क्या आया, कांस्टेंट। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, वो क्या आया, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया, 0, सवाल खत्म। इंड्यूस ईएमएफ 0 तो करंट भी 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, देखो इतना हमने कर लिया, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए इफ आई इक्वल टू आई नॉट टी, ठीक है, आपको ये दे दिया जाए आई इक्वल टू आई नॉट टी, इसका मतलब करंट वेरिएबल है, टी टाइम है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नाउ फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्या करें, अब यहाँ पे फाई में आई की वैल्यू पुट करो। फाई क्या हो गया भाई, म्यू नॉट आई की जगह आई नॉट टी L 2 पाई ln A प्लस L बाई ए। नाउ ई इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। यहाँ किसी का डिफ्रेंशिएशन करना है, ऐसे नेगेटिव तो आना नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, म्यू नॉट आई नॉट L बाई 2 पाई ln A प्लस L बाई ए। बात समझ में आ गई। डी बाई डी टी किसका, डिफ्रेंशिएशन है डी बाई डी टी ऑफ टी, तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया, म्यू नॉट आई नॉट L बाई 2 पाई ln A प्लस L बाई ए। क्या मेरी बात समझ में आई। फ्लक्स अगर टाइम पे डिपेंड करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, नाउ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट अगर निकालना हो तो देखो आई ई बाई आर, आर क्या था, रेजिस्टेंस, तो म्यू नॉट आई नॉट L बाई 2 पाई आर ln A प्लस L बाई ए। तो हम इस टाइप से सवाल सोल्व कर सकते हैं। जस्ट मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो, कंसेप्ट मेरे सही हो, तो मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, मैं सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। एक आखिरी सवाल और देखते हैं अच्छा सा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है जेईई वगैरह में। देखो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक बाउंड्री दे दी, इस बाउंड्री पे इस टाइप से मेरे पास एक सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है। सेमी सर्कुलर जो लूप है ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, क्लियर। इसके अंदर जाएगा और फिर वापस आएगा, ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप एंड करंट when it enters magnetic field and completes one revolution। ठीक, बात समझ में आ गई? ओके। R मान लेते हैं रेजिस्टेंस और A मान लेते हैं इसका एरिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या करें, सपोज करो ये बाउंड्री थी, ये आगे मेरे पास, मान लेते हैं ये लूप इस टाइप से आ जाता है, ठीक, बात समझ में आई। और थीटा एंगल बनाता है यहाँ पे। इनिशियल इसका देखा जाए तो एंगल 0, यहाँ पे जब एंटर करता है तो कितना एंगल बनाता है? थीटा। तो क्या करें, ठीक है, अपने को क्या चाहिए? इंड्यूस ईएमएफ। क्या निकालें, क्या करें, कैसे करें, सोचो जरा। सबसे पहले अपने को चाहिए इसका एरिया, कितना पोर्शन फील्ड के अंदर है, ये समझ रहे हो। रेडियस क्या मान लेते हैं इसकी? R, तो रेजिस्टेंस को कैपिटल R मान लें, ठीक है। तो एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड हाफ R, तो इसकी रेडियस इनटू में ये सेक्टर। ये चीज़ कैसे होती है पता होता आपको? एंगल इक्वल टू R को अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू L बाई R। तो L क्या हो जाएगा? थीटा R। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? थीटा R। बात समझ में आ गई? तो एरिया आ गया हाफ R स्क्वायर थीटा, क्लियर? ओके। फ्लक्स की बात करें तो बेटा फ्लक्स क्या होता है? BA। तो ये हो गया B, एरिया हो गया हाफ R स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपने को चाहिए इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ E क्या होता है? d∅dt। मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, अरे समझ रहे हो। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। तो E इक्वल टू d/dt ऑफ फाई क्या है? हाफ B R स्क्वायर थीटा। तो E कितना आ गया? हाफ B R स्क्वायर d थीटा बाई dt। और आपको पता है बेटा d थीटा बाई dt क्या होता है? ओमेगा। तो हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। हमने इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, वो आगे लेंज लॉ वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव। फिलहाल ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ओमेगा जो था इसका वो कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो क्या मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया? यस। आगे कैसे? इतनी बात समझ में आ गई, सारा मैंने कर लिया। अब इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास आया E इक्वल टू हाफ B ओमेगा R स्क्वायर, ठीक है, हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। अगर मुझे करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस, तो हाफ B ओमेगा R स्क्वायर बाई R। क्या मेरी बात समझ में आ गई? करंट आ गया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे भाई कैसे क्या हुआ, देखो धीरे धीरे अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से। थीटा एंगल था, ये कुछ टाइम बाद जाके सीधा भी होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओमेगा तो कांस्टेंट है तो ऐसे चेंज होगा, उसके बाद ऐसे से ऐसे हो गया, तो ऐसे के बाद ये कंप्लीट भी ऐसे जाएगा इसके अंदर, अरे बोलो। और कंप्लीट के बाद फाइनली सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि ये दोबारा से ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। तो पहले बाहर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अरे बोलो, और इसके बाद ये ऐसे भी होगा,
होगा ना। और ये होने के बाद सिचुएशन क्या आएगी इसकी, कंप्लीट बाहर। तो 1 रिवोल्यूशन होगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ एंड क्या ले लिया जाए, टाइम, समझ रहे हो, तो क्या करें, देखो एक चीज यहां पे नोट करने वाली है, वो ये है, फाई अगर इंक्रीज होता है तो ई नेगेटिव, फाई अगर डिक्रीज होता है तो ई पॉजिटिव। इसको याद कर लो, ठीक है। शुरुआत में जब ये इसके अंदर एंटर कर रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन ई तो कांस्टेंट है, ये अंदर जाता जाएगा, लेकिन क्या है, कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, क्योंकि एरिया बढ़ेगा। देखो अभी एरिया थोड़ा सा है, जब आगे जाएगा तो एरिया बढ़ता जाएगा, इसके बाद और बढ़ेगा, तो यहाँ तक मैक्सिमम होगा। अरे हाँ या ना, बोलो। एरिया बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ, भाई फ्लक्स कैसे चेंज होता है, बी ए कॉस थीटा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। कब तक आएगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ई नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। तो -12 बी ओमेगा आर स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अरे बोलो, यहाँ पे कितने टाइम में ऐसा हुआ, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये कितने टाइम में है, सोच के देखो। क्या ये t/2 टाइम में है। t/2 टाइम का मतलब क्या था, इनिशियली ये ऐसे था और ऐसे जाके एरिया चेंज होता 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 यहाँ तक आ गया। इस टाइम एरिया क्या होगा, कांस्टेंट। बात समझ में आई। इस टाइम एरिया क्या है, मैक्सिमम। इसके बाद जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, सॉरी, यहाँ से जब ये यहाँ आ गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एरिया डिक्रीज होगा, हो रहा है ना। धीरे धीरे ये बाहर निकलेगा तो एरिया डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ई पॉजिटिव, बताया था अभी। तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये टाइम मान लिया t/2, समझ रहे हो मेरी बात। इसके बाद ये फिर पॉजिटिव होगा तो ऐसे जाएगा। अब ये कितना टाइम हो गया, t, दोबारा से वैसे ही, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये कितना हो गया, प्लस का हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, क्लियर। फिर वही चीज़ चलती जाएगी, फिर से वही और फिर से वही, 3t/2 2t। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो कोई आपसे ग्राफ पूछे तो हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट, इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट है, एरिया चेंज होगा बढ़ेगा। सिर्फ ये ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंड्यूस ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा अगर टाइम पे डिपेंड करेगा तो ये भी चेंज होगा, क्लियर। ओमेगा अगर मैं कह दूं ओमेगा नॉट 2t तो फिर ये चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, लेकिन इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखनी है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है और ग्राफ वगैरह कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हम लोगों ने फैराडे लॉ में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, फिर टिपिकल क्वेश्चंस भी किए, पूछे जा सकते हैं। इनसे बाहर और क्या आएगा। तो जस्ट अब आपको कहीं से बुक में कोई भी क्वेश्चन मिले, जस्ट प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये जो इंड्यूस करंट हमने बार बार पढ़ा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे आती है, किस टाइप से पता लगता है। तो वो लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।